नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद डीसी पे। साथियों, ये वीडियो एक अंतराल के बाद ज़रूर आ रहा है, लेकिन आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा कुछ अच्छा मैटर तैयार कर रहे हैं, उसकी वजह से थोड़ा समय लग सकता है। बाकी निश्चिंत रहिए, आपको साइको से रिलेटेड सभी प्रकार के जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी करवा दिए जाएंगे। हम प्रयास कर रहे हैं कि इसके साथ आपको कुछ अन्य जैसे कि विज्ञान और इंग्लिश से रिलेटेड सामग्री भी आपको प्रोवाइड करवाई जाए, ताकि आपकी तैयारी और दृढ़ और सुनिश्चित हो सके। पैटर्न वही रहेगा साथियों, क्वेश्चंस जो है आपको अच्छे लेवल के प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। कंटेंट आप अपने स्तर पर देख लीजिए कहीं से भी, क्योंकि कंटेंट के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला है। लाइक यहाँ पर आपको जो है मेनली फोकस किया जाएगा केवल क्वेश्चन एंड आंसर पे, और क्वेश्चंस भी केवल वही पुटअप किए जाएंगे जो या तो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और या फिर एग्ज़ाम्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो साथियों, आज हम बात करेंगे व्यक्तित्व से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने इससे रिलेटेड कुछ डिस्कस किया था, तो देखिएगा आज का क्वेश्चन नंबर 1, व्यक्तिगत विभिन्नता का संप्रत्यय किसने प्रस्तुत किया। बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों। ऑप्शन है स्किनर, फ्रांसिस गाल्टन, क्रो एंड क्रो और गुड। तो साथियों, इन चारों में से व्यक्तिगत विभिन्नता का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, फ्रांसिस गाल्टन। इनके बारे में ध्यान रखिएगा, इन्होंने एक बुक लिखी थी और उस बुक की में यहाँ पर इन्होंने जो है ये बताया था कि व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है। तो बुक का नाम है हेरेडिटी जीनियस। बुक का नाम ध्यान रखिएगा, हेरेडिटी जीनियस। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, वो अलग अलग परिवारों पर रिसर्च की थी। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो परिवारों की वंशावली का ट्री जो बनाया जाता है, ठीक है, जेनेटिक ट्री बोलते हैं जिसको, वो बनाने का श्रेय भी इन्हीं को दिया जाता है। तो उसके आधार पर ही इन्होंने व्यक्तिगत विभिन्नता या व्यक्तिगत भिन्नता का संप्रत्यय विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। व्यक्तित्व के विश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आपको बताना है कि व्यक्तित्व के विश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया है। ऑप्शन है एडलर, बांडुरा, शायद और युंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, युंग जो है उन्होंने व्यक्तित्व के विश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्यक्ति द्वारा की जाने वाली मानसिक क्रिया को गिलफोर्ड ने कहा। ठीक है, तो आपको पता होगा त्रिआयामी या त्रिबुद्धि का जो सिद्धांत है वो गिलफोर्ड ने दिया था, 3D बुद्धि का। तो उन्होंने जो है मानसिक क्रिया को किस नाम से पुकारा है। ऑप्शन है विषय वस्तु, उत्पाद, संक्रिया और संज्ञान। तो साथियों, व्यक्ति द्वारा की जाने वाली मानसिक क्रिया को गिलफोर्ड ने संक्रिया कहकर पुकारा है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन सी संक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, शरीर के रूप, रंग, आकार, रुचि, उपलब्धि आदि की विभिन्नता व्यक्तिगत विभिन्नता है। ये कथन किससे संबंधित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है साथियों। ऑप्शन है टाइलर, जेम्स ड्रेवर, गुड और क्रो एंड क्रो। तो साथियों, ये जो कथन है ये बिलोंग करता है टाइलर से। टाइलर ने कहा था कि शरीर के रूप, रंग, आकार, रुचि, उपलब्धि आदि की विभिन्नताएं क्या कहलाती है, व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टाइलर। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप में से बहुत जो लोग हैं वो आ रहे हैं चैनल पर, विजिट तो कर रहे हैं, लेकिन चैनल को बिना सब्सक्राइब किए लीव कर रहे हैं। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप ये जो अच्छा कंटेंट है वो आप उसका फ़ायदा उठा सकें। और साथ ही किसी ज़रूरतमंद को आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं, ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, व्यक्तित्व का वह अंश जो नैतिकता के विषय में माता पिता तथा सामाजिक मानकों को समाविष्ट करता है वह है। यानी कि व्यक्तित्व का कौन सा अंश होता है जो नैतिकता के विषय में माता पिता और सामाजिक मानकों को समाविष्ट करता है। ऑप्शन है इदम, अहम, परम अहम और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परम अहम जो होता है, जिसको हम सुपर ईगो बोलते हैं। तो उस सुपर ईगो में आपके माता पिता से रिलेटेड और सामाजिक मानकों से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वो समाविष्ट होती है। ये जो है व्यक्तित्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया था। इन्होंने जो है मन के 3 प्रकार बताए हैं, इदम, अहम और
परम अहम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वर्णन के अनुसार बुद्धि के प्रकारों में से नहीं है। इम्पोर्टेंट सवाल है साथियों। ऑप्शन है जैविक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और संक्रियात्मक। तो साथियों वर्णन ने जो बुद्धि के प्रकार बताए थे उनमें इन्होंने सामाजिक बुद्धि नहीं बताई थी। सामाजिक बुद्धि जो है वो किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो वर्णन के अनुसार बुद्धि के प्रकारों में से नहीं है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सामाजिक बुद्धि वर्णन के हिसाब से नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सीमा हर पाठ को जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। ये विकास किस सिद्धांत को दर्शाता है? ऑप्शन है व्यक्तिक विभिन्नता, अंतर संबंध, निरंतरता और सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो साथियों यहाँ पर एक जो अधिगम करता है वो तो शीघ्रता से सीख रहा है, जबकि एक अधिगम करता जो है वो उसमें समय ले रहा है। तो इसका मतलब ये भिन्नता हो गई, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। व्यक्तिगत विभिन्नता को ये प्रदर्शित करता है। इम्पोर्टेंट सवाल है साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूछा गया है CAT या फिर चाइल्ड असेसमेंट टेस्ट का भारतीय अनुकूलन किया गया था किसके द्वारा? ऑप्शन है राइस, उमा चौधरी, युंग और वाटसन। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उमा चौधरी जो थी उन्होंने CAT का भारतीय अनुकूलन किया था। इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। निम्न में से कौन सी विशेषता बुद्धि की परिभाषाओं से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है बुद्धि वातावरण के साथ समायोजन की योग्यता है, बुद्धि सीखने की क्षमता है, बुद्धि मूर्त चिंतन करने की क्षमता है और बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता है। तो साथियों यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर बुद्धि जो है वो किससे रिलेटेड नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी। बुद्धि जो है वो मूर्त चिंतन करने की क्षमता नहीं होती है, बुद्धि होती है अमूर्त चिंतन की। किसकी होती है? अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है या अमूर्त चिंतन की क्षमता होती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बुद्धि मूर्त चिंतन करने की क्षमता है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वंचित समूह के विद्यार्थियों को सम्मानित विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है? ऑप्शन है समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जब आप वंचित समूह के विद्यार्थियों को सम्मानित विद्यार्थियों के साथ में पढ़ाते हो तो वो कहलाती है समावेशी शिक्षा। सबको कंबाइन करके पढ़ा रहे हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समावेशित शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है परा अहम सामाजिक अपेक्षाओं तथा आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है, अहम का विकास इदम से होता है, इदम का उद्देश्य किसी भी प्रकार की आवश्यकता की संतुष्टि करना होता है और इदम अहम और परा अहम का कोई संबंध नहीं होता है। तो साथियों यहाँ पर सीधा सीधा आपको मिल गया होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इदम अहम और परा अहम का कोई संबंध नहीं होता है, ये कथन गलत है। बाकी सारे सही है। देखिएगा एक बार जो सही कथन है, परा अहम सामाजिक अपेक्षाओं और आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है, बिल्कुल करता है। अहम या ईगो का विकास जो होता है ये किसके द्वारा होता है? इदम के द्वारा होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और इदम का उद्देश्य किसी भी प्रकार की आवश्यकता को संतुष्ट करना होता है, ये भी सही है। ठीक है, 3 जो स्तर हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला होता है इदम, फिर होता है ईगो एंड देन आता है सुपर ईगो। ठीक है, तो इदम है ये सबसे लोएस्ट स्तर है। उसके बाद जो बीच का स्तर या थोड़ा इससे उच्च स्तर आता है वो आता है ईगो, और सबसे उच्च स्तर जो आता है वो आता है सुपर ईगो। अब साथियों एक सवाल पूछा गया था कि संतुलित व्यक्ति जो है उसकी विशेषता है, और उसकी विशेषता में 3 ऑप्शन दे दिया, इदम है, ईगो है और सुपर ईगो है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ईगो जो होती है, जिसमें होती है या फिर जिसमें ईगो पाया जाता है, अहम पाया जाता है, वो संतुलित व्यक्तित्व कहलाता है। सुपर ईगो जिसमें ज़्यादा प्रभावशाली होगा वो जो है वो संत की कैटेगरी में आ सकता है। ठीक है, संत या सन्यासी, साधु, महात्मा उसमें। और इदम वाला जो है वो भोगी कैटेगरी में आता है, यानी इनको सिर्फ अपने आनंद से मतलब होता है, बाकी किसी भी चीज़ से इनको कोई मतलब नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों। वातावरण एवं अनुभव की देन होती है। ऑप्शन है तरल बुद्धि, ठोस बुद्धि, उपयुक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं।
तो वातावरण और अनुभव की बात कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, ठोस बुद्धि या फिर कॉन्क्रीट बुद्धि जो होती है वो वातावरण और अनुभव की देन होती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठोस बुद्धि। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इम्पोर्टेंट सवाल है साथियों, बहुत ही ज़्यादा, ये पूछा भी गया है प्रीवियस रीट में। प्रायोजना विधि के प्रवर्तक कौन हैं? ऑप्शन है किलपेट्रिक, फ्रोबेल, मारिया मोंटेसरी और इनमें से कोई नहीं। साथियों प्रायोजना विधि जो है या प्रोजेक्ट विधि है, तो यहाँ पर प्रोजेक्ट विधि का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें कुछ कई जगहों पर जो है आपको लिखा मिलता है जॉन डीवी, ठीक है, और कहीं जगहों पर इसका राइट आंसर मिलता है किलपेट्रिक, ठीक है। तो माना जाए तो दोनों ही चीज़ें सही है। किस प्रकार से? अब जो जॉन डीवी है उन्हीं के शिष्य थे किलपेट्रिक। तो जॉन डीवी ने जो है इसका रिसर्च स्टार्ट किया और उसके बाद किन्हीं कारणों की वजह से जो ये पूरा नहीं कर पाए और इनका इंतकाल हो गया, इनका देहांत हो गया। तो फिर जो भी रिसर्च बचा था वो किसके द्वारा पूरा किया गया था? वो किया गया था किलपेट्रिक के द्वारा। तो इस हिसाब से परियोजना विधि दोनों के द्वारा मिलाकर की गई थी। तो यहाँ पर जो है मोस्ट ऑफ द चांस रहेंगे कि आपको दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं मिलेंगे, और दोनों ऑप्शन साथ मिलेंगे तो क्वेश्चन बोनस का हो जाएगा, उसकी हेडेक मत लीजिएगा। तो प्रायोजना विधि जॉन डीवी भी होता है और प्रायोजना विधि में किलपेट्रिक भी होता है। तो यहाँ पर किलपेट्रिक मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, किलपेट्रिक। अब ध्यान रखिएगा प्रायोजना विधि जो है वो करके सीखो सिद्धांत पर आधारित होती है, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है? प्रोजेक्ट विधि, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको, दूसरा नाम क्या है? प्रोजेक्ट विधि। साथियों इस प्रकार के जो भी सवाल बनते हैं कि इस विधि का प्रवर्तक कौन है या ये विधि किस पर बेस्ड है, उससे रिलेटेड आपके लिए अलग से वीडियो मिल जाएंगे। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उन वीडियोज़ को आप मिस ना करें। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वात, पित्त और कफ वर्गीकरण है। ऑप्शन है वेद के आधार पर, कर्म के आधार पर, आयुर्वेद के आधार पर और प्रकृति के आधार पर। तो साथियों वात, पित्त और कफ जो है ये बांटे गए हैं आयुर्वेद के आधार पर, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी, आयुर्वेद के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया साथियों, इम्पोर्टेंट भी है। बहुबुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित है। ऑप्शन है संगीतात्मक बुद्धि, तार्किक बुद्धि, देशिक बुद्धि और उपयुक्त सभी। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। बहुबुद्धि जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है, गार्डनर ने जो एक बुक लिखी थी मल्टीपल इंटेलिजेंस, ध्यान रखिएगा इस बुक के बारे में पूछा जाता है, मल्टीपल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? गार्डनर के द्वारा, और इसी बुक में इन्होंने अपने जो सिद्धांत है बहुबुद्धि का वो प्रस्तुत किया था। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोंटेसरी विधि का प्रतिपादक मारिया मोंटेसरी किस स्थान की मनोवैज्ञानिक है? इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, ये फिर से रिपीट हुआ है। ऑप्शन है अमेरिका, इटली, स्विट्ज़रलैंड और यूरोप। तो मारिया मोंटेसरी जो है वो बिलोंग करती थी साथियों इटली से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इटली। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। यौन मूल प्रवृत्ति के ऊर्जा बल को कहा जाता है। ये सवाल भी रिपीटेड है साथियों, प्रीवियस वीडियोस में हमने इसको डिस्कस कर रखा है। खैर एक बार फिर से देखते हैं। आपसे पूछा गया है कि यौन मूल प्रवृत्ति के ऊर्जा बल को कहा जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन है थेनाटोस, इरोस, लिबिडो और ए और बी दोनों। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिबिडो, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिबिडो। सिगमंड फ्राइड का टर्म है ये लिबिडो, जिसको आप कह सकते हो यौन मूल प्रवृत्ति का ऊर्जा बल। अब थेनेटोस और इरोस जो है, थेनेटोस जो है वो तो संबंधित होता है आपके मृत्यु मूल प्रवृत्ति से, और इरोस होता है आपके जीवन मूल प्रवृत्ति से संबंधित वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट है। स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि में निम्नलिखित में से कौन सा घटक सम्मिलित है? ऑप्शन है संसाधित करने वाले घटक, प्रसंगाश्रित घटक, अनुभवजन्य घटक और उपयुक्त सभी। तो स्टर्नबर्ग की जो बुद्धि का सिद्धांत था उसके अनुसार ये सभी जो घटक हैं बुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों वीडियो का। व्यक्तिगत भिन्नता के कारक सदैव ही होते हैं। ऑप्शन है वंशानुगत, सामाजिक व आर्थिक, संवेगात्मक एवं व्यक्तिगत और पर्यावरण एवं वंशानुगत। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के जो कारक होते हैं साथियों वो पर्यावरण और वंशानुगत दोनों चीज़ों पर निर्भर होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, पर्यावरण और वंशानुगत।
और बढ़ते हैं आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा साथियों। आलपोर्ट तथा आइजेंक ने अपनी परिभाषा में सर्वाधिक बल डाला है। इम्पोर्टेंट सवाल है साथियों। ऑप्शन है व्यक्तित्व के बाहरी गुणों पर, व्यक्तित्व के आंतरिक गुणों पर, उपयुक्त दोनों पर और उपयुक्त में से किसी पर भी नहीं। तो आलपोर्ट और आइजेंक जो है इन्होंने दोनों ने ही दो प्रकार के व्यक्तित्व जो दिए हैं अपने, ठीक है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। तो इसके आधार पर इन्होंने दोनों पे ही जोर दिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों पर जो है इन्होंने जोर दिया है। व्यक्तित्व के बाहरी गुणों पर भी, जिसको बहिर्मुखी व्यक्तित्व बोला जाता है, आंतरिक गुणों पर भी, जिसको क्या बोला जाता है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व। तो ये थे साथियों व्यक्तिगत विभिन्नता और व्यक्तित्व से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगामी एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर साथियों आप चैनल पर नए हों और कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।